हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं? तो आपके लिए लाया हूं आज जो मैथ का जो फर्स्ट सिटिंग एग्जाम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सिटिंग में, तो आपके लिए लाजमी है कि देख लीजिए, देख के जाइए, क्योंकि जब साइंस का जो मैं सुबह में जो पढ़ाया था उससे बहुत क्वेश्चन टैली कर गया था। ठीक है, मतलब हु बहू सवाल आ गया था। ओके, तो मैं तो नहीं बोलूँगा पूरा पूरा सवाल, लेकिन बहुत सवाल आ गया। अब मैथ में कोई जरूरी नहीं कि ये जो मैं दे रहा हूँ एकदम यही आ जाए, है ना? ऐसा कतई नहीं सोचिएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे आएगा, बीच की दूरी निकालने के पैटर्न पे हमेशा सवाल आया है और उम्मीद है कि आएगा। तो चलो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सवाल समझेंगे। टोटल इसमें मैंने आपके लिए 100 सवाल इंक्लूड किया है। मेरे ख्याल से ये अंतिम प्रयास है, इसको देख लीजिए, बहुत काम आने वाला। ठीक है, और दूसरा सेटिंग वाले भी कोई देख रहे होंगे, सेकंड सेटिंग वाले, तो भी देख लीजिए, क्योंकि पैटर्न वही है ना। उसके लिए फिर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा स्पेशल। ठीक है, फिलहाल इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आप अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार अगर है तो लाइक नहीं किए तो लाइक वाइक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपना प्यार वहां पे दिखाइए। पी का वैल्यू दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू दिया, दो बिंदु दिया और इसके बीच की दूरी। फॉर्मूला तो जानते हैं, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? x1 है, ये हमारा क्या है? y1 है। ये क्या है? x2 है, ये क्या है? y2 है। तो x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ओवर रूट। ये फॉर्मूला होता है। तो घटाएं कितना आएगा? आएगा घटा के 2 का स्क्वायर। और यहाँ कितना जाएगा? 3 से घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट यहाँ पे। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 4 कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा रूट 8। और रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × एकदम बारीकी समझ लीजिए। तो दो दो जोड़ा मिलता तो बाहर निकल जाता। ये तो खैर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो गया? देखिए, ये हो गया हमारा आंसर 2√2। क्या हो गया आंसर? 2√2। कौन आप पर में है? आप पर में नहीं है। कौन आप पर में नहीं? मतलब कि परिमेय आपसे पूछा जा रहा। आप परिमेय संख्या जाने कि जिसका रूट नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? आप परिमेय संख्या बोलेंगे। एकदम 100% सवाल है कि परिमेय आप परिमेय वाला सवाल टपकेगा एग्जाम में। तो ये देखो, आप परिमेय है, हमको निकालना आप परिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है। ये भी आप परिमेय है, ये भी आप परिमेय है। तो पक्का आंसर डी ही होने वाला है। अब देख लेते हैं क्या। 75 का रूट तो याद नहीं कि, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 5 × 5 × 3 हो गया। और यहाँ पे 48 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 = 16 और 16 × 3 = 48। अब आपको पता है कि दोनों जो सेम मिल गया तो 5 निकल जाएगा बाहर और √3 बचेगा अंदर। यहाँ भी 4 निकल जाएगा बाहर जोड़ा मिलके और √3 निकल जाएगा अंदर। तो √3 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 5/4। इसीलिए हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? ये सवाल देखिए, cos 18 - sin 18 sin 42। ठीक है, cos 18 - sin 42। तो इस तरह का भी सवाल आना एकदम लाजमी है कि इस तरह का सवाल आ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। हम कॉस को चेंज करेंगे, सैन को नहीं चेंज करेंगे। अगर सैन को चेंज करेंगे तो कॉस को नहीं चेंज करेंगे, मतलब किसी एक को चेंज करेंगे। अब देखो, अगर आप चाहते हैं सर कॉस को चेंज कर दीजिए, तो कॉस का फॉर्म हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखें, हम कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 - 42 लिख सकते हैं। कॉस 90 - 42। तो यहाँ पे देखिए, सवाल मेरे ख्याल से कुछ रॉन्ग दिख रहा है सवाल, जो कि यहाँ पे टोटल दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए था, है ना, लेकिन आ नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सवाल ना 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 1 5 नहीं 4 38 होना चाहिए था। 4 3 हाँ 48, सॉरी ये 48 होगा। ठीक है, सवाल ना ये 18 नहीं बल्कि 48 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके 90 आना चाहिए, ये दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। ठीक है, तब तो हम करेंगे, तभी तो हम 90 में से 42 घटेगा तो क्या बचेगा? 48 बचेगा। और यहाँ पे लिख देंगे सैन 42। ठीक है, सैन 42। तो क्या होगा? कॉस 90 - थीटा क्या होता है? सैन थीटा। और थीटा कितना है? थीटा बोले, थीटा थीटा हमारा 42 डिग्री है। और ये भी है हमारा क्या? सैन 42। तो ये दोनों क्या होगा? कट गया, करके क्या बचेगा? 0 बचेगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोलता है क्या बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग। फॉर्मूला जानते हैं शून्यकों का योग का? फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, यही दो शून्यक होता है, जो कि द्विघात बहुपद है। ये दो घात वाला द्विघात बहुपद है। तो योग दिया हुआ है। फॉर्मूला का था -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए, इसमें ये जो स्क्वायर वाला ना वो a है, अब बिना स्क्वायर वाला में एक पावर वाला वो b है, और जिसमें कुछ भी नहीं वो c है। तो b का वैल्यू कितना है? -4। और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस का जगह +4। और 4 का ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू देखिए हमारा कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है? 1 से गुना हो रहा है, यानी कि 1।
क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी हो गया। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक निकालना। विवेचक निकालने का भी बहुत फैंटास्टिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बना लीजिए और जो आएगा आंसर वही विवेचक फॉर्मूला हो जाएगा। तो बी का कौन हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर -4 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 और सी का वैल्यू देखिए ये क्या है? सी का वैल्यू 1/3। तो 3 क्या हो जाएगा? कट गया। 2 दूना ये जो माइनस ना ऐसे घेरेंगे तो 2 दूना 4 -4, तो 4 में 4 गया क्या होगा? 0। 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। 6 देखते हैं, कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए ऐसा ऐसा सवाल भी आता है, तो ऐसा सवाल तो मैं आपको बताया हूँ। ये देखो, ये दीजिए। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे? तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे एलसीएम। तो अब अल्फा को जब डिवाइड करें तो सॉरी अल्फा इंटू बीटा है ना, एलसीएम का होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा को जब डिवाइड करें तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा बचेगा। अब अगर बीटा से भाग करें तो बीटा कट जाएगा और क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, अब बड़ा वाला बटा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अभी दो ए का वैल्यू कुछ भी करेंगे, जो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वही वैल्यू यहाँ पे। तो हम पहले इसको उड़ा देते हैं, काट देते हैं। क्या बचा? -b/c बच रहा है जी। अब बी का वैल्यू कितना है? देखिए बी का वैल्यू क्या है? बोलेंगे सर 1 है। बिल्कुल -1 हो जाएगा, चूंकि प्लस है आई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अस्सी का वैल्यू कितना? 1 है। तो क्या आ रहा? -1। क्या आ जाएगा? -1। ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल बोला जा रहा 8वां कि मूलों का योग और गुणनफल दे दिया, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। तो द्विघात फॉर्मूला का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x² को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -15 और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस -15। देखिए x² -2x से -15, x² -2x से -15 कितना है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए एक एक बात ध्यान समझता कि इस पैटर्न पे आ जाएगा और इसके बाद आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एकदम ध्यान से केयर से समझेंगे। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है इसका संपाति, संपाति बोलते हैं जिसका अनेक हल हो। अब अनेक हल होने को मतलब क्या होता है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है। तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे a1 कितना है? देखिए इसको तो बनाएंगे नीचे। हाँ देखिए a1 कितना है हमारा? ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2, तो a1 मतलब x का गुणांक कितना है? 1 है। और यहाँ x का गुणांक कितना है? 2 है। ठीक है, बराबर b1 कितना है? 2 है। यहाँ b1 कितना है? 3 है। बराबर यहाँ क्या है? c1 7 है। यहाँ क्या है? 14। यहाँ पे 14 हो गया। अब आप देखो इन दोनों को बनाओगे तो उतना ही आंसर आएगा और इन दोनों को बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो हम इसी दोनों को बनाते हैं, आप आजमा सकते हैं। दोनों बराबर कीजिए, आ जाएगा। देखिए ये क्रॉस गुना कीजिए, तो के को 1 से गुना करेंगे ना, और 2 दूना इधर क्रॉस इधर से गुना करें, 2 दूना 4, तो के का वैल्यू कितना गया? आंसर सी आ गया। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ये फॉर्मूला देखिए, बहुलक निकालना है फॉर्मूला। बहुत अच्छा सवाल है। अब बोलेंगे सर बहुलक बनाएंगे तो आप बताए हैं जहाँ पे जो डबल बार रिपीट होता है वही बहुत, जो जितना बार ज़्यादा जो जितना ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखिए 4 भी 2 बार आ रहा है सर, और 3 भी 2 बार आ रहा है। बिल्कुल, तो हम इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था, बहुलक बराबर फॉर्मूला आज लिख ही देता हूँ मैं क्लियर से। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यक बोलिए है ना, माध्यक माध्यक कौशिक बोलते हैं, -2 गुना माध्य, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी पे बहुत सा सवाल भी मिलेगा आप आज को। तो देखो सबसे पहले हमको तो माध्यक, माध्यक भी जानना चाहिए, तो जरूरी माध्यक भी जानना है। अब देखिए इससे आपको माध्यक भी बनाने आ जाएगा। माध्यक कैसे निकालेंगे? पहले जो भी आंकड़ा दिया है उसको सजा लेंगे, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, चाहे बढ़ते क्रम में सजा लो चाहे घटते क्रम में सजा लो। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। देखिए अब उसके बाद देखना ये क्या है, कितना पीस है? 1 2 3 4 5 6 पीस है। 6 पीस है ना, तो आपको बीच में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए दोनों साइड से बराबर हटाएंगे। यहाँ से बराबर इधर हटाएंगे, इधर से बराबर, बीच में क्या बच गया? ये दोनों बच गए। जब भी बीच में 1 पीस या 2 पीस रहेगा, अगर सम संख्या आएगा तो बीच में 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? सम पीस है, सम संख्या है, तो बीच में 2 पीस बचेगा, और अगर विषम रहेगा तो 1 पीस बचेगा। तो कितना हो गया? 3 और 4, तो 3 4 को जोड़ेंगे, 3 + 4 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 7/2।
7 बटे 2 आ गया, रहने दो ऐसे ही। ये हमारा माध्य का गया। अब क्या निकालेंगे, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे जानते नहीं, सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं। तो सबको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे करते हैं सबको जोड़ के डिवाइड। कितना होता है देखिए, 4 3 7, 7 3 10, और 10 9 कितना हो गया 19, 19 बटे कितना पीस है, 6 पीस है ना। अब हम यहाँ पे सेट करते हैं, 3 गुना माध्य कितना है 7/2 आ गया, और 2 इंटू, अब माध्य कितना है 19/6 आ गया। काट दो, 2 या 6 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 21/2 माइनस 19/3। अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम ले लेंगे। तो 2 तिया 6, 21 तिया 63, 21 तिया 63, और 3 दूना 6 तो 19 दूना 38। अब यहाँ पे घटा देते हैं, 13 में से 6 घटेगा कितना, 13 में से 8 घटेगा तो 8 5 13, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2/6। इसको जब भाग करोगे तो देखो जाहिर से पता चला, 6 चौक 24 बचा 1 10 हो जाएगा, तो 6 कम 6 पे आगे बढ़ाओगे, यानी कि ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आएगा, तो आंसर हमारा बी। समझ में आया, सवाल को ध्यान समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओके, हर किसी को समझ में नहीं आता ये सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल देखिए मजेदार का सवाल है। क्या बोलता है कि यदि ये युगपत समीकरण, एक मिनट, युगपत समीकरण का निकाय का अनगिनत हल हो, क्या हो, अनगिनत हल हो। अनगिनत हल होगा तो उसका क्या होगा, उसको बोलेंगे अनेक हल। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे क्या, अनेक हल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको आश्रित, क्या करेंगे आश्रित, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जब होता है तो उसको बोलते हैं अनगिनत हल। जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 था, उसी तरह से तो उसको क्या बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया तीसवां पद निकाले, तीसवां पद, तो तीसवां पद मतलब समझ रहे हैं, ये सवाल समझने में ध्यान कीजिएगा। तीसवां पद जैसे ही बोलेगा तीसवां पद निकालिए, मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n निकाल, तीसवां पद कितना नंबर पे, सॉरी TN निकालना, क्या निकालना TN, मतलब ये n दे दिया है, चौथा पद वही हो गया, पांचवा पद मतलब 5 है, तो तीसवां पद मतलब n 30 हो गया। जैसे पहला पद में 10 है, दूसरा पद में 7 है, चौथा तीसरा पद में 4 है, तो तीसरा पद में कुछ ना कुछ तो होगा, तो हम वही हमको TN निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है TN का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, 7 शुरू वाला ए होता है, और एक 10 है, 30, n कितना है 30 है, देखिए 30 है, 30 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, तो जब इसको घटाइएगा 7 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा -3। तो देखिए यहाँ पे 7 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 30 में से घटेगा तो 29, 29 दिया 87, और घटा लो कितना जगह, हाँ इसको घटा लो, और सॉरी डियर, ये ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है ना, सॉरी 10 दिया हुआ है, 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब इसको घटा लीजिए, तो 87 में से 10 घटेगा तो क्या होगा 77, माइनस में आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। तो एग्जाम में आप बहुत गौर से ध्यान देखना पड़ेगा, कहीं प्लस माइनस से गलती ना कर दे। 4 में अंतर 5 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। 4 में अंतर कितना है 5 है, तो T18 और T12 का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो अंतर हमारा डी दे दिया 5, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करना है, हमको इसको बनाना है इसी फॉर्मूला पे। तो चलिए क्या कर, T18 बोले तो n कितना है 18, 18वां पद और 13वां पद में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, देखो हम इसको नीचे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस फॉर्मूला होता है A+n-1, तो n कितना है 18 है, तो क्या लिखेंगे 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा हम लिख ही देते हैं, हालांकि एक लाइन घटाते तो ज़्यादा बेहतर होता। और डी कितना है देखिए 5, A+n-1 इंटू डी, तो n कितना 18 हो गया। अब माइनस करना है, क्या करना है माइनस, देखो बोला माइनस करने के लिए यहाँ भी करेंगे A+n-1 इंटू डी, तो ये आप ऐसे घेर के लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे कुछ और, यहाँ पे अलग और सब एक में आ रहा। n-1, तो n कितना यहाँ पे n है 13 -1 इंटू डी 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा A+18, एक में से एक जाएगा 17, और 17 पचे 85। देखो माइनस को तोड़ दो तो क्या आ जाएगा -a, अब प्लस माइनस माइनस, 12 में से 13 में से घटेगा 12, 12 पचे 60, ये दोनों गया काम से, आइए दो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5 और 25, कितना गया आंसर हमारा सी आ गया, 13 का आंसर। आगे समझ में, देखो बोलते हैं AP का nवां पद कौन होगा, फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। अभी तो यही सब पढ़ ही रहते हैं ना, A+n-1 इंटू डी, क्लियर है। चलिए ये सवाल देख लेते हैं, जिसको मैथ में समझ नहीं आ रहा है एकदम होशियारी से ध्यान से देखिए इस सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बोलता क्या कि 15 नंबर, AP के प्रथम, एक मिनट इसको हम इधर से घसकाते ताकि हमको लिखने का मौका मिल जाए। चलिए हाँ,
अब बोलता है कि एपी के प्रथम 2 पद दिया हुआ है, सार्वंतर 3 है तो एपी निकालिए, मतलब कि 3 पद निकालना है। तो पहला पद कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। अब सार्वंतर 3 मतलब सार्वंतर मतलब हर बार क्या हो रहा, 3 बढ़ता है। सार्वंतर होता है डिफरेंस, तो 2 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 3 पदों तक, तो 3 पद हो गया, 2 5। देखिए इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना, 3 3 का रहा। चलिए सारे में अंतर क्या होगा, बस घटा दीजिए। 10 में से 4 घटाइए तो भी 6 आएगा, 16 में से 10 घटाइए तो भी 6 आएगा, इसको घटाइए तो भी 6 आएगा। यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन 16 का आंसर ये हो जाएगा। 17 सवाल देखिए, ए बी त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी है, यानी कि ये इस तरह से है। ओके, ए बी ये त्रिभुज है, और ए बी और ए सी के, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्या है, डी ई है। लीजिए इस तरह से बिंदु ये दिया हुआ है, ठीक है। ई इस प्रकार है कि बी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। बी सी आर दे दिया, बी सी कितना दिया, आर दे दिया, तो डी ई का मान निकाल, ये बोले इसका डायरेक्ट आप याद रखिए। ये जो होता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, मध्य, मध्य जैसे ही बोलेगा मध्य बिंदु पे, हालांकि कभी कभी होता है मध्य नहीं बोलता है तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन जैसे ही मध्य बिंदु पे बोले, मतलब कि ए बी के बीचों बीच है और ए के बीचों बीच है, तो मतलब ये जो बी सी है ना, जस्ट इसका दुगुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ये डी जो है बी सी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए सवाल देखिए यहाँ पे 18 सवाल पढ़ते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात। याद रखिए जब भुजा दिया रहे तो क्या करना है, घूंघट उड़ा देना है रेड वाला ऐसे करके, ठीक है। किस लिए, भुजा निकालने के लिए। जब दिया रहे, सॉरी आपको क्या भुजा दिया हो ना, सॉरी भुजा, घूंघट नहीं उड़ाएंगे, इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या, क्षेत्रफल। जब भुजा दिया रहे तो हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे। 4 चौक 16 और 9 9 81, ठीक है। लेकिन याद रखें अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए और बोले भुजा क्या होगा, तब आप इसको घूंघट उड़ाइएगा, ठीक है। 4 और 9 हो जाएगा फिर। चलिए समझिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि √3/2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला होता है, याद रखें, ठीक है। तो √3/2, भुजा को मैंने a लिख दिया है। अब भुजा देखो कितना दिया, खुदा ना खासा 2a भी लिखा है, 2a, तो 2 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 3a। अरे जी 3 सॉरी √3a। अब देखिए √3a कहाँ पर गया, यही तो है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3a √3 या पहले √3, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी आगे पीछे ला सकते हैं। देखो फिर आ गया, अब आ गया मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो कुछ नहीं तो और आसान है, x² प्लस y² है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, हो जाएगा। 4 चौक 16, 5 5 25, इसको रट लिए होंगे आप लोग, कितना आ जाएगा 41, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया। देखो फिर बोलता है 20 की दूरी निकाले, वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो -5, अरे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, चूंकि x1 - x2 तो माइनस में यहाँ पे आ गया तो माइनस में प्लस, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये माइनस का भी पढ़े 2 बार, तो 16 16 कितना हो गया 32, और 32 को क्या लिखिएगा 4 चौक 16 है ना, 16 दूना 32, ऐसे लिखेगा ना 4√2, आंसर हो गया ऑप्शन 4√2। क्लियर है, समझा गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये सवाल तो पक्का, देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक पक्का सवाल आएगा एग्जाम में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही अंक रहे, क्योंकि मध्य बिंदु का बहुत बार सवाल पूछा गया। अब सवाल बचेगा कैसे के पास, पूछना तो पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 4 + 6 को 2 के 2 से डिवाइड करो, कितना गया 10/2 बोले तो 5, फिर 5 5 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो 5 5 जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं आप, बच्चा वाला मैथ, बच्चा वाला मैथ समझ के छोड़ मत देना एग्जाम में, ठीक है। मजा आ रहा तो जल्दी से लाइक करो, पहले सबसे पहले जो लाइक नहीं किया मेरे बाबू लाइक करो, अपनी खुशी का इजहार करो, खुशी खुशी वीडियो को लाइक करो। चलो बोलते हैं यहाँ पे चतुर्थांश, किस चतुर्थांश, इस सवाल तो पक्का टपकेगा, किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो आप ऐसे करो इसको, ये देखिए ये बताया था मैंने, ये पहला चतुर्थांश होता है जिसमें प्लस प्लस होता है, क्या होता है दोनों निशान क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये होता है क्या दूसरा चतुर्थांश। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला चतुर्थांश हो गया जिसमें कि प्लस प्लस रहता है, ठीक है, प्लस प्लस रहता है, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है।
जिसमें कि माइनस प्लस रहता है। ये है तीसरा चतुर्थांश, ठीक है, जिसमें कि माइनस माइनस रहता है। ये चौथा चतुर्थांश जिसमें कि प्लस और माइनस रहता है। तो आपको यही देखना है, ये क्या है बोल रहा, दोनों के दोनों माइनस में है, तो किस में आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 23, मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का, किस बिंदु x का नियामक, वाई अक्ष पर किसी, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा, x नियामक y बिंदु पर स्थित। देखिए इसको समझना बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, ये x है ये y है। तो y अक्ष पर स्थित यानी कि y अक्ष पर क्या है, स्थित है कोई बिंदु जो है वो y अक्ष पर जो है क्या बोला जा रहा है, स्थित है। तो हम y अक्ष पे स्थित कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, y अक्ष पे स्थित करते हैं। अब किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा, तो y अक्ष पे कोई बिंदु अगर स्थित है, लेकिन y अक्ष पे बोल रहा, x अक्ष पे नहीं बोल रहा। अब हमको पता है y अक्ष पे कोई निर्देशांक, y अक्ष पे y का निर्देशांक कितना होता है, y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और y होता है। तो 0 हमारा x के रूप में है, तो बोला जा रहा कि x का नियामक क्या होगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। देखो यहाँ पे बोलता है tan, आपको पता है tan थीटा, tan √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के, लेकिन रियल में बनता कैसे, ये देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, tan थीटा बराबर √3 का वैल्यू क्या होता है, हम √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री होता है ना जी, tan 60, और tan tan का कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आंसर 25 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। देखो इसको बनाइए, आपको पता है जो पाई है यहाँ पे रेडियन, मतलब यहाँ पे पाई की जगह पे 180 लेना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसे देखिए बना करके, यूं ही मैं बताता हूँ, tan 180/4, ठीक है, माइनस यहाँ पे करेंगे cos 180/4, इसको काटेंगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा, 45 44, यहाँ करेंगे 45 आ जाएगा 45, सैन 45 आ गया, है ना, सैन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो पता क्या चला, दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। चलिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना, ताकि थोड़ा सा देर ना हो। देखिए इस सवाल को, 1 + cot² क्या होता है, बोलो, 1 + cot² होता है tan स्क्वायर कर, 1 + cot² है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ये होता है, ठीक है। और 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर है, जी बिल्कुल सेक स्क्वायर है। तो आपको पता है 1 + कॉसेक स्क्वायर को क्या कर सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर को 1/tan² के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है ना जी। अब बड़ा वाला बटा देते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो क्या करें, जो बड़ा वाला भाग देख रहे हैं, बड़ा वाला भाग, इसको भाग को कर देंगे गुना पार्ट, यानी कि 1/tan² गुना, तो गुना करेंगे तो कॉस चल जाएगा ऊपर में, कॉस चल जाएगा ऊपर में, cos²a/1, तो cos/a क्या हो गया, cos को 1 से करेंगे cos, साइन को 1 से करेंगे साइन, तो cos/sin क्या होता है, cot। तो आप यहाँ पे ध्यान, कभी कभी यही सवाल उलट के था, cos tan ऊपर रहता है और cos वाला नीचे आ जाता है सेम, तो उसका आंसर हो जाता है tan, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे नहीं रट्टू माल मत बनिए, समझिए इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक होया हुआ है सवाल में, ये स्क्वायर यहाँ पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ेगा तो सवाल पे नहीं बनेगा। अब देखो इन दोनों को हल करो, इन दोनों को हल करो, किसी एक को चेंज करो, चाहे कॉस को या साइन को, तो हम 2 लिखते हैं, किसको चेंज करें, कॉस को या साइन को, चल अभी तो हम कॉस को चेंज किए थे उस बार, अब साइन को चेंज करेंगे, तो cos² 67, और नीचे साइन को चेंज करके क्या लिखेंगे, साइन को हम लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin² 90 - 63, क्योंकि 90 में से 63 घटेगा तो 23 बचेगा, है ना बिल्कुल। तो 2 cos² 67 ये किसका वैल्यू होता है, tan 90/θ का होता है cos थीटा, हम क्या लिखें यहाँ पे cos थीटा, थीटा कितना है 70, ये दोनों क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा आंसर 2, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, 2 आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है, बोलता है क्या कि सैन, देखिए ये आपको बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म को बनेगा, 7 sin² + 3 cos² = 4 है, तो इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, देखो हम इसको कुछ नियम अपनाएंगे, इसको हम तोड़ देंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक मिनट मैं पहले सैड कर लेता हूँ इसको, ताकि हमको बनाने का जगह मिल जाए, बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसको, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 sin² θ + 3 sin² θ,
क्योंकि 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ, 4 3 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब क्या करते हैं, 3 3 देखो इन दोनों में क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इसे रहने दो और 3 ले लो कॉमन। क्या, तो क्या जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका वैल्यू तो पता आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुना 1, इसका 1 आ गया बराबर 4। अभी 3 को उधर ले चल जाओ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, 3 जाके क्या बन जाएगा, हट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 प्लस जाके क्या बनेगा माइनस, तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब स्क्वायर है यहाँ पे और ये क्या करेंगे 1/4, ये 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या बन जाएगा ओवर रूट, 1 का 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 में से घटेगा तो 3, √3 आ गया क्या लंब आ गया। अब इस फॉर्मूला पे हमको बैठाना पड़ेगा। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है याद रखिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा क्या होता है आधार। ठीक है, और कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, इसमें बैठाते हैं। कर्ण कितना है देखिए, कर्ण में यहाँ पे दिया तो 2, तो 2 हो गया, और आधार कितना है, आधार तो निकाले √3 है ना जी प्लस, ओके। और फिर यहाँ पे क्या बोलता है एच, एच कितना है वही कर्ण मतलब 2 है, और फिर पी कितना है, पी बोले तो 1। देखिए अब ऑप्शन दे रहा होगा देखिए, है ना ऑप्शन में नीचे 1 नहीं लिखा मतलब 1 तो नीचे लिखा ही नहीं जाता, बात बराबर आ गया। समझ में आया सवाल, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल को समझते हैं, ये सवाल 31वां नंबर है। ठीक है, ये देखिए हम क्या करेंगे, साइन सन चाहे तो काट दें, काट दे, तो क्या मेरे पास बचा x डिग्री बराबर a, अल्फा यहाँ पे है अल्फा है। अब अल्फा का वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देखने से हमको पता क्या चल रहा कि यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री कैसे आएगा, आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई। अब पाई को रेडियन ही हो, चूंकि अभी हम बना रहे थे सैन पाई बाई 100, अभी बनाए थे ना सैन पाई बाई 4, तो पाई का मान क्या बैठा रहता है 180, तो मतलब 180 डिग्री बराबर पाई होता है। तो अगर 1 डिग्री हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 10 आम की कीमत इतना रुपये, तो 1 आम की कीमत कैसे करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 180 पाई डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर 1 पाई होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री क्या जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो बोला x डिग्री बराबर कितना होगा, x डिग्री बराबर तो कुछ भी डिग्री होगा 5 6 जो भी मानो, तो हम x डिग्री अगर करेंगे तो क्या करेंगे पाई बाई 180 और x से क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे सवाल निकालते हैं ना कि 5 कलम की कीमत है 10 रुपया, तो 1 कलम की कीमत कितना हो जाएगी 2 रुपया, तो 5 कलम की फिर कीमत करेंगे तो क्या करेंगे 5 से फिर गुना करेंगे। उस तरह हम क्या करेंगे गुना की, देखिए इस तरह से ऑप्शन मिल रहा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हमारा हो रहा, क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बोलते हैं, ये देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आपको पता है ये √3 इधर भेज दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। अब सेक थीटा का मतलब 2/√3 होता क्या, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेक थीटा है और 2/√3। ठीक है, सेक कौशिक का उल्टा होता है, और कौशिक का √3, कौशिक का कौन वैल्यू जो √3 आता है, तो बोलेंगे सर कौशिक आता है क्या बोलते हैं उसको 60 डिग्री करते हैं कौशिक, हाँ कौशिक उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू करते हैं, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, तो कॉस के तो उल्टा है, क्या है कॉस का उल्टा है। ठीक है, अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़िए, ये कितना डिग्री 2/√3, तो सेक जो है ना, सेक जो है सेक 30 डिग्री का वैल्यू आता है 2/√3, तो इस दोनों कट जाएगा क्या बचेगा 30 डिग्री बचेगा, फिर तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। चलिए ये देखिए 33 नंबर सवाल, सूर्य की किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ गया, तो मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये है आपको इस तरह से। ठीक है, सूर्य की किरण जो है 45 से 60 हो गया, मतलब पहले 45 था अब हो गया 60, लीजिए पहले था यहाँ पे 45 अब हो गया 60। अब बोलेंगे सर पहले 60 क्यों लिख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा खड़ा रहेगा वो उस ज़्यादा बड़ा कौन होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मतलब यहाँ पे था तो कितना इतना हो गया घट गया यहाँ पे आ गया, तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ये निकालिए,
तो ये हमको नहीं पता है, ठीक है, ये हमको नहीं पता। तो पहले x से निकालते हैं। लंब बराबर क्या होता है, tan 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी कि h/x। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x इधर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। जब क्रॉस गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, h/√3। क्लियर है। अब हम निकालते हैं tan 45। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और लंब के क्या है हमारा, h है, क्योंकि tan के लिए पूरा। और आधार कितना है, 50 + x, पूरा 50 + x। फिर करते हैं यहाँ पे क्रॉस गुना, तो 50 + x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। अब 50 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू जान रहे हैं अभी कितना है, h/√3 है ना, बराबर h। अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लॉन्ग अप हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको ये जो h/√3 इसको इधर भेजते हैं, 50 को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो h हो गया, ये जाके क्या बनेगा, -h/√3। तो आप इसको बनाना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लीजिए, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए किस हिसाब से दिखा रहा है। हालांकि हमको h का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, h का वैल्यू। तो हम नीचे सरका दें ताकि हमको जगह मिल जाए, ठीक है। फिर बना करके हम उधर ऊपर लौटेंगे। तो हम क्या करते हैं, 50 यहाँ पे ऐसे रहने दो, 50 का कोई काम नहीं आ रहा फिलहाल। हम क्या करेंगे, √3 ले लेंगे एलसीएम। तो क्या जगह, h√3 - h, है ना। ये √3 का जगह यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 50√3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको h ले लीजिए कॉमन, तो √3 - 1 हो गया, √3 - 1। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं। तो 50√3 बटे में क्या हो जाएगा, √3 माइनस, क्योंकि गुना जगह होता है भाग बनता है। अब आंसर ऐसे भी नहीं दिया, देखिए आंसर जो है ऐसे भी नहीं दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब वही काम करना है, इसको परमेकरण करना है। परमेकरण कैसे करेंगे, √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी। अब इसको गुना करेंगे, इसको देखिए गुना करेंगे। अगर गुना नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, 50√3 क्या जाएगा, √3 + 1 कर सकते हैं। अच्छा ये कितना जाएगा, देखो a - b, a + b क्या होता है, a² - b² a - b, a + b, a² - b²। √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 कटेगा तो कितना होगा, 2। अब इसको काटेंगे कितना जाएगा, देखिए 25 आ जाएगा। अब देखो इसको गुना करते हैं, अब देखते हैं ऑप्शन क्या 25√3 करके दे रहा, देखिए आंसर नहीं दे रहा है ना। तो आपको गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 25√3 को 1 से करेंगे तो कितना, 25√3 क्या हो जाएगा, 25√3। तो चलिए हमारा आंसर दे रहा, ज़्यादा कुछ करेंगे उतना पड़ेगा। 25 वही कम, मतलब हमको नहीं करते बेहतर होता, कॉमन ले लो। तो 25 तिया 75, 25√3, ये ऐसा है 25 3 + √3, है ना। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 25 3 + ये देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है और लॉन्ग सवाल है, ओके। तो चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं, ये भी बड़े मज़ेदार का सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या बनाते हैं सवाल को, मैं पेन लेता हूँ, चलिए ओके। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, आपको देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ये सवाल देखते हैं, है ना। ये है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऐसे खड़ी है मीनार धरती, ठीक है। और धरती के एक बिंदु जो मीनार के सिरे के बिंदु 15 मीटर दूर है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है। अब 15 मीटर क्या है, दूर है। यहाँ पे तो हम ऐसे कर लेते हैं, खींच लेते हैं ऐसे। अब बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो ये हम कर लिए, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 15 मीटर क्या है, दूरी पे है। तो बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कौन दे दिया, मीनार को चाहिए। ये बहुत ईजी सवाल है, कैसे निकालेंगे, tan 60 है ना, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना 15 है और आधार कितना 15 है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, h/15। अब क्रॉस गुना करोगे क्या जगह, 15√3 है ना, 15√3 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 35 सवाल, चलिए बहुत ही 35 36 सवाल एकदम इसी है। कोई बिंदु क्यू है, कोई बिंदु यहाँ पे ले लिए, वृत्त है क्यू से, बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, मतलब कोई बिंदु यहाँ पे है क्यू, स्पर्श क्या है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दूरी है। क्यू की केंद्रक से दूरी, एक क्यू है और केंद्र यहाँ पे, इसकी दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
तो बोलते हैं ये त्रिज्या जो है ना वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो ये हमारा आसपास रेखा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो लंब के सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है ना। अब घटा दे, 15 से 6 घटेगा 9 6 15 हो गया। और कितना बचा यहाँ पे, एक 11 में से 4 का 7 4 11, देखिए 49, और 49 किसका है वर्गमूल 7 का है। तो क्या आंसर हो गया ऑप्शन में। तो आप पाइथागोरस ट्रिक डायरेक्ट याद रखिए कि 25 24 7 का एक समूह होता है, इन दोनों से कोई एक रहेगा तो तुरंत बना लीजिएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकती है, एक वृत्त में इन्हें बोला एक वृत्त के एक बिंदु में नहीं बोल रहा है, एक वृत्त में, तो जितना मर्जी उतना स्पर्शरेखाएं हम खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, आप परिमित रूप से अनेक। अगर बोलता है एक वृत्त में एक बिंदु में, एक वृत्त के एक बिंदु में बोलता तो केवल एक होता, वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, मतलब जो वृत्त है इस पे अगर एक रेखा गुजारते हैं ना तो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पे मैच करती है, और उसको बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते, कभी नहीं काटेंगे, मतलब एक वृत्त ऐसे बना हुआ, एक वृत्त ऐसे, कभी नहीं काट रहा, बिल्कुल। चलो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, तो मैं आपको बताया था रात में, एक स्पर्श रेखा ऐसे चल जाएगी, उभयनिष्ठ मतलब दोनों पे, है ना। एक स्पर्श रेखा ऐसे चली जाएगी, एक स्पर्श रेखा देखिए ऐसे चली जाएगी, और एक स्पर्श रेखा इस तरह चली जाएगी। तो कितना स्पर्श रेखा हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 4, और इसका आंसर डी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये सवाल, देखिए एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, 400 चक्कर में तय करने में कितनी दूरी करते हैं, तय करती है, ये पहले निकालिए। तो हमको जानते हैं कि अगर पहिए का व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आंसर भी देखिए आपको दिया हुआ, पाई में भी दिया हुआ है। तो पहले हम ये जानते हैं कि पहिया जब एक बार चक्कर लगाता है, पहिया जब एक बार घूमता है एक परिधि बन जाता है ना। तो ये 400 चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में कितना दूरी पर तय किया, इसको दूरी निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, 2 पाई निकालेंगे, क्योंकि एक चक्कर बोले तो पहिए का परिधि, 2 पाई का वैल्यू 7, आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू है 2 है। तो हम ऐसे करते हैं ना, पाई को पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, पाई को पाई रहने हैं। तो क्या आंसर हो जाए, 2 दूना 4 पाई आ गया। तो एक चक्कर में 4 पाई दूरी गया, तो 400 चक्कर में, तब बोलेंगे सर इसको तो गुना कर दीजिए, 4 चक 1600 पाई। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हो गया, सभी समान हो गया, क्षेत्रफल परिधि भी और वृत्त का क्षेत्रफल भी समान है। तो देखो पाई से पाई खत्म, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर, तो 2 एक आर कट जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना जाएगा 2, 41 का आंसर, सॉरी 40 का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन हो गया। एक वृत्त का व्यास डी है तो उसकी परिधि का वैल्यू क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या हो गया डी है, तो परिधि क्या था, फॉर्मूला परिधि का 2 पाई आर। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इस पाई को इधर कर लेते हैं और 2 आर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है 2 आर बराबर क्या होता है, परिधि तो होता है, 2 आर बराबर क्या होता है परिधि, और यहाँ पे दे रहा व्यास, क्या हो रहा है यहाँ पे व्यास दे रहा, तो क्या हो गया आंसर, उसकी परिधि क्या हो जाएगा। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, क्योंकि ये डी मतलब क्या हुआ 2 आर, और 2 आर मतलब वही डी हो गया। यदि घन की भुजा ए हो तो विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा, ये होता है तो √3 गुना भुजा, तो √3 को √3 रहने दो, और भुजा भी वही हो गया, मतलब कि वही फॉर्मूला ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पता होना चाहिए 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए एक घन का आयतन दे दिया है, तो उसका घन का किनारा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब, और आयतन कितना दिया 216, तो काटा ये जो क्यूब है ना इधर चल जाएगा, क्यूब इधर जाएगा तो बन जाएगा घन, तो किसका घन है 6 गुना 6 गुना 6, है ना, 6 छक 36, 36 छक 216, यानी कि 6, भुजा कितना जाएगा आंसर सी हो जाएगा। किसी असममित बटन का देखो दिया हुआ, माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है, ये वाला पहले माध्य दिया हुआ, ये माध्यक, तो बहुलक वही फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, है ना, तो 3 गुना माध्यिका करते हैं, कितना है माध्यिका देखिए 27 ये है माध्यिका, मिस्टेक मत कीजिएगा, और ये है माध्य, और 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 26.8। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना आपको,
करना वही है जो करना होता है, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको गुना कर देना है। तो गुना कर देते हैं यहाँ पे, देखिए तो कैसे गुना करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ना 27.9 जो लिखा हुआ 27.9 इंटू 1 करते हैं, हम शॉर्ट में आपको गुना करके बता देते हैं, ठीक है। 27.9 इंटू 3, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो आंसर हमारा पास आ जाएगा, देखो 83.7 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद करते हैं 26.8 है, ये देखिए 26.8 है, इसको करते हैं हम क्या करते हैं 2 से गुना, 26.8 गुना 2, तो जब गुना करें तो आ जाएगा कितना 53.6 आ जाएगा। अब घटा दो इसको, तो देखिए 7 में से एक पॉइंट है, 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी कि 30.1। देखिए कितना मजेदार का सवाल है, 30.1। बंदा फंस जाता है अगर नहीं बात रहेगा। देखो बहुलक सबसे आसान सवाल का, देख सबसे आसान देखा जाए तो बहुलक ही सबसे आसान सवाल होता है। तो बहुल जो ज़्यादा बार रिपीट, कौन बार रिपीट हो देखो तो 2 है ना, क्या बहुलक होगा, ऑप्शन 2। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये बात याद रखें। एक पासे को उछालने पर सम संख्या की क्या प्रायिकता, तो पासा को उछालेगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। सम कौन है, देखिए 2 है 4 है 6, कितना पीसा है 3 पीसा है, टोटल कितना है 6, यानी कि 1/2। तो फटाफट अभी तक भी जो कंजूसी गिरी की है, लाइक नहीं की, लाइक कर दो, कंजूस मत कीजिए, है ना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बाबू, असंभव घटना की प्रायिकता 0, है ना, ऑप्शन ए। एकदम लाइक कीजिए, मन से लाइक कीजिए, ओके। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान जब भी होगा ना, तो जो प्रायिकता होगा उसका मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा, और या तो 1 के बराबर रहेगा या तो 1 से छोटा रहेगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। तो देखिए ये तो 1 से छोटा है, जैसे ही नीचे बड़ा दिखे समझ लो कि 1 से क्या है, देखो नीचे बड़ा है समझ लो 1 से छोटा है, तो ये प्रायिकता हो जाएगा। ये भी प्रायिकता, क्योंकि प्रतिशत को बदलेंगे 100 में, तो देखो ऊपर 15 नीचे 100, छोटा हो गया, ये देखो माइनस में आ गया, और 1 से बड़ा भी है, और 1 से बड़ा नहीं, सॉरी 0 से छोटा भी है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय, देखो इधर काट दो, हो गया आंसर हमारा बी, है ना। 51 का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन हमारा बी हो गया। देखो घात 1 वाले बहुपद को, जिस पर एक घात होता है उसको बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। सुनते जाएं और आपको भी याद होते रहेगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलेंगे, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलेंगे, और जिस पर 4 घात रहेगा तो उसको बहुपद ही बोलेंगे। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा घात वाले को बहुपद बोलते हैं, लेकिन आपको 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला बहुपद आता है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल यहाँ पे क्या दिया है, सैन बराबर, एक मिनट, सैन बराबर देता क्या, सैन ए बराबर दे रहा √3/4। आपको पता है सैन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, P/H, ठीक है। तो आपको निकालना पर क्या पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का ओवर, ऐसे निकालते हैं ना आधार। तो 4 चौक 16 और 3 3 मतलब √3 का तो 3 होगा जी, तो कितना आ जाएगा, √13 आ गया। अब बोलो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला देखो सवाल ऐसे ही आने वाले एग्जाम में, तो आप इसको चुन चुन करके पहले हल्का हल्का सवाल को पहले बना देना, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, √3 निकाला था, और कर्ण का वैल्यू तो पता है, कर्ण कितना है देखो 4 है, तो √13/4, √13/4 52 का 53 का आंसर क्या हो गया, आंसर 53 का सी हो गया। चलिए देखिए टैन बोला किसके बराबर है, तो आपको पता है टैन कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। कितना का सवाल है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखिए फिर सवाल आ गया, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फिर समझ लीजिए सवाल को, मैं बताया था आपको शाम को, ये दिया हुआ है, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये तो नीचे जाएंगे, तो x अक्ष से दूरी जाएंगे तो मतलब y की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वाई जहाँ पे वाई है तो वाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वाई को, वाई वाला को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और एक्स वाला को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन वृत्त का क्षेत्रफल, देखो फिर आगे वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता जो वक्र होती है क्या बोलते हैं, उसको त्वरण बोलते हैं। ये सब सवाल है, मतलब इस मतलब क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव सवाल है, एक वन लाइनर, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
यूक्लिड विभाजन का विधि प्रयोग करते हैं पहले लेसन में। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें हम लोग मासा निकालने का काम करते हैं, मासा निकालने का काम करते हैं। चलिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, आपको पता है, जो 0 से 1 0 शुरू होने वाला संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या, ये होता है। अब इसका माध्य निकालना, सबको जोड़ के क्या करेंगे, 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 3 11 बटा 5। जब भाग करोगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, कितना 59 2.5। तो आपको पूर्ण संख्या बोला जा रहा है, पूर्ण संख्या बोला जाए तो जीरो भी शामिल करेंगे, और अगर बोलता प्राकृत संख्या बोलता तो जीरो को शामिल नहीं करते। देखिए सवाल फिर आपको यहाँ पे आ गया, ये सवाल अभी बनाए थे जिसका वैल्यू क्या आया था, जिसका वैल्यू आया था माइनस बनाया था ना, क्या बनाए थे देखो तो, है ना, इसको बनाया था ना अभी, माइनस बनाया था जी बिल्कुल, इसको बना लीजिए, ठीक, सेम अभी सवाल बनाया था हम लोग जो माइनस बनाया था। तो 60 तक क्लियर हो गया। अब देखिए 61 सवाल, पाई क्या है, देखो पाई, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सवाल टपक जाएगा एग्जाम में कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन वही पाई का वैल्यू अगर लिखा रहे तो परिमेय संख्या होगा। देखिए क्या बोलता है, 4n 4 पर पावर n के शून्य के समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 के अलावे कौन कौन से अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में हो सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोला, बहुत अच्छा सवाल घुमा के बोला जा रहा, क्या कि 4 पर पावर n है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए, मतलब कुछ भी संख्या यहाँ पे है, ऐसे समझे, जो कि लास्ट में 0 हो रहा। जैसे मान लें कि 4 पर कुछ भी पावर है, हमको पता नहीं, लेकिन जो भी संख्या यहाँ पे बनेगा, 4 पर पावर कुछ भी ले ले, 5 6 7 जो भी संख्या ले, लेकिन मान लें कि हमारा पास बच गया, मतलब 20 बच 200 बच गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 आता है, जैसे इसको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा, जैसे छोटा सा लेते हैं वैल्यू 20 लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा, जैसे काटेंगे तो 2 से कटेगा, 10 दूना 20 और 5 दूना 10 कट गया। तो बोलता कि ये जो 2 के अलावा और कौन संख्या है जो अभाज्य गुणनखंड है, जो कि किसी और से भी कटेगा अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन में। तो 20 अगर माने हम, मैंने 20 ले लिया है, ठीक है, तो अगर मैंने 20 ले लिया है तो 20 जो 2 से भी कटा, और कौन है जो अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या का गुणनफल हो, तो 4 तो अभाज्य हमारा है नहीं, 4 से तो कट जाएगा, लेकिन अभाज्य तो है नहीं, और 3 तो अभाज्य है लेकिन 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, इसलिए अंतर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए 26 91 का लासा और मासा निकालिए, तो मासा निकाल, सॉरी मासा मतलब HCF, तो कौन कॉमन होगा, 13 दूना 26 13 तिया 63 91, यानी कि कॉमन क्या हो रहा है, 13 13 कॉमन हो रहा, तो जो कॉमन होता है ना वही क्या होता है, इसका एलसीएम HCF बनता है, HCF। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, भाग देने के लिए बोलता है, भाग देने के लिए बनाए ना, कैसे भाग करेंगे इसको, आप दो तरीके, एक तो जो भाग करते हैं उस तरह से भाग कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ और तरीका अपना सकते हैं। आप इसी तरीके अपना कि भाग हो जाए। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए x+2 है, ठीक है, भाग करेंगे किसको, 2x² + 3x+1, इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, x यहाँ पे ले लेंगे, 2x से गुना कर देंगे, 2x² हो जाएगा, और +2 से गुना करो तो 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, दोनों कट गया, -x से बचा यहाँ पे, है ना, +1, प्लस माइनस -1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, -x है, और प्लस -2 कितना गया, देखो ये प्लस कट गया, कितना बचा शेषफल, बच गया हमारा 3। 64 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो हो गया वो 3 आ गया, ठीक है, 64 का आंसर 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी जिसका सही आंसर हो गया। देखिए सवाल बोलता है क्या, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है, ठीक है, शून्यंक, शून्यंक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो मान लेते कोई शून्यंक है, हम इसको ऐसा शून्यंक मानेंगे जो हमारा वैल्यू आ जाए, ठीक है, शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो फिर ए का मान क्या होगा, ठीक है, ए का मान, तो मान लेते हैं शून्यंक एक हमारा, दोनों शून्यंक सेम मान लेते हैं, अल्फा अल्फा, ठीक है, तो एक शून्यंक अगर x से है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक 1/x, या अल्फा तो 1/अल्फा, मतलब दोनों शून्यंक के आपस में एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, सी का वैल्यू कितना है, देखिए अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो सवाल दिया हो ना, ये सवाल मिस्टेक क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे ए का मान नहीं बल्कि बी का मान पूछना चाहिए, ठीक है, ए का मान नहीं बल्कि बी का मान, तो हमारा आंसर सटीक आएगा, ठीक है, बी का मान यहाँ पे होना चाहिए। तो हम अगर एक शून्यंक एक से माने अल्फा माने तो दूसरा क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तो इन दोनों गुणनफल क्या आ जाएगा, अगर काटे तो 1 के बराबर आ जाएगा, और रियल में इसमें अगर देखेंगे इस शून्य का गुणनफल क्या होता है, -b/a, सॉरी c/a, शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a, और c का वैल्यू कितना है, -b है, c/a, तो ये दोनों कट जाएगा,
और देखो जो क्रॉस गुना करेंगे तो 1 बराबर क्या जाएगा माइनस बी, यानी कि बी का आ जाएगा कितना -1। तो सवाल यहाँ पे मिस्टेक है, और कहीं जगह सवाल देखेंगे तो ये अगर ए पूछ रहा ना तो ये वाला ए यहाँ पे होना मांगता है, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो आंसर का होगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, के का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, एक शून्यक अगर के है तो के का मान निकालें, मतलब यहाँ पे के रख दीजिए, 2k+3 बराबर 0, और 2k बराबर क्या हो जाएगा -3, और के बराबर क्या हो जाएगा -3/2, -3/2। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी भिन्न का अंश दिया हुआ है x, अंश ऊपर में होता है, हर कहाँ होता है नीचे होता है, तो भिन्न क्या होगा x/y, यानी 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, x से बराबर 2, तो आलेख क्या होगा, जब x से बराबर जब 2 ऐसे करते हैं, x से बराबर 2, तो कहीं यहाँ पे मान लेते कहीं पे 2 होगा, तो ये ऐसे खिंचा था लाइन, तो ये y वाला लाइन है, तो ये y के क्या है, समांतर है, y के समांतर। और अगर y बराबर 2 बोलता, अगर y बराबर 2 बोलता तो क्या होता है, x के समांतर होता, ठीक है। जब y होता तो y में 2 लेते तो ऐसे खींचना पड़ता हमको लाइन, तो ये हमारा x है, तो x के समांतर होता है फिर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिए गए चर में y बराबर 0 हो तो x का मान, तो y का जब बैठा था 0 है ना, ax+b गुना 0, y 0 दीजिए, तो हमको ये तो 0 हो गया, ये तो गोल मटोल हो गया पूरा, तो ax से बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। c को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर है ना, x+c बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा -c, और x बराबर क्या हो जाएगा -c/, कहाँ दिख रहा है आंसर, 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, मूल का योगफल निकालना, फॉर्मूला हुई अल्फा प्लस बीटा, क्या था -b/a, तो -b/a माइनस कितना है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/1, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए विवेचक निकालना है, तो b² - 4ac, अभी तो बनाए थे ऐसे सवाल ना, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1/3, काट दो यहाँ पे, तो 2 दूना 4 -4 क्या गया 71 का आंसर आ गया, ऑप्शन। चलिए ये सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल आएगा तो बनाना आपको है। समीकरण दिया है, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब b² - 4ac जो है 0 से बड़ा होता है। अब देखो b² - 4 b का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, -4, a का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू कितना है, c की जगह पे देखिए m लिखा हुआ है ना, m। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 16 -4 है, इस 4m को उधर ले चल जाते हैं, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत, तो माइनस क्या बना जाके प्लस बन गया। अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 16, तो 4 जो है देखिए ऐसे, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि m जो है 4 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, जिधर मुंह घुमा हुआ है ग्रेटर देन जिधर होता है वो तो बड़ा हो जाएगा, 4 जो है m से क्या है, बड़ा है, 4 m से बड़ा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 4 बड़ा है, इधर भी 4 बड़ा है, तो यही ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। देखो बोलता है बी का मान समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान पहले बोल रहा है समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी मतलब समझ रहे ना, b - 1 करेंगे जो वैल्यू आएगा, c - b करेंगे वो दोनों को वैल्यू बराबर, क्योंकि इसको घटाएंगे तो जो डी का मान आएगा, इसको घटाएंगे जो डी का मान आएगा, दोनों डी का मान क्या होगा, बराबर होगा। हमको क्या निकालना है, बी का मान, तो इस बी को उठा के यहाँ ले चल जाइए, तो एक बी तो यहाँ पे पहले से, और ये माइनस जाकर बनेगा क्या प्लस, तो कितना जाएगा 2b हो जाएगा, और सी यहाँ पे, और ये माइनस इधर क्या बनेगा +c, अभी 2 आ जाएगा नीचे, तो c/a, c+a/2, c+a+c बोलो या c+a बोलो /2। चलिए सारे में अंतर क्या होता है, देखिए इसका अंतर कितना 5, 5 का अंतर, 74 का आंसर सी हो गया। एक्स से लगातार प्राकृत संख्या का योग, याद रखिए प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2, ये होता है प्राकृत संख्या का योग, और अगर सम बोले तो n × n+1, और विषम बोले तो n का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल यहाँ पे, ये दिया हुआ है आपको क्या x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप बटा कर दीजिएगा, x से बटा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 34/17, 17 दूना 34, और क्रॉस गुना करो 16 दूना 32, सोचने वाला तो कुछ सवाल ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का सवाल आ सकता है। अब समबाहु त्रिभुज बोल दिया है, समबाहु त्रिभुज मान ले तो कुछ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर, है ना जी, सभी भुजा बराबर होती है, तो बोलते ये लंब है ऐसे, तो बोलता है
लंब है यहाँ पे, तो ये लंब के लंब ही निकालना आपको, ठीक है। लंब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ये जो लंब होगा ना, आप यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको कैसे निकालेंगे हम, ए डी स्क्वायर हमको लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पूरा सवाल भी नहीं लिखा हुआ है, तब कुछ किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा, ये तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो खैर इसको हम बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि सवाल ही नहीं समझ आ रहा कि किसको वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर, मतलब एक्स का वैल्यू पता है लेकिन वाई का वैल्यू गया काम से, तो एक्स का पता है, वाई का नहीं पता। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होता है एक्स और जीरो, जो कि ऑप्शन में गैप है, ऑप्शन में गैप है तो क्या हो जाएगा, है ही नहीं, है ना। एक्स अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर वाई अक्ष पे बोलता तो क्या होता है, वाई जीरो और वाई होता है, अगर वाई अक्ष पे बोलता तो जीरो और वाई होता है, लेकिन एक्स अक्ष पे बोल रहा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स से जीरो होता है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखिए दे रहा ये है, किस अक्ष पे है, एक्स से जीरो, अभी पढ़े हैं, किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे ना, यही तो बोल सवाल को, इसी सवाल को उलट कर दे दिया। ऐसे सवाल आता है जो रिपीट नहीं करेंगे तो आप फंस जाते हैं। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करेंगे, 6 4 10 जोड़ो, लो वही सवाल आ गया, 6 4 10 में से 2 बटे 6 4 10 को 2 से भाग करेंगे 5, अब 5 5 10 में से 2 भाग करेंगे 5, यानी कैसे हो गया ये। देखिए इसको बनाएंगे, अभी मैं बताया था किसी एक को चेंज कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा, ठीक है, तो कॉस बन जाएगा, कॉस 72 बन जाएगा, इसको भी चेंज कीजिएगा क्या हो जाएगा, कॉट 25, तो इसको काटें, इसको बनाएंगे क्या होगा 1 - 1 यानी कि 0। तो ये हल्का वाला सवाल है। चलिए सवाल देखिए, यहाँ पे बोला tan अल्फा प्लस बीटा है √3, मतलब कि कहीं ना कहीं 60 डिग्री बराबर √3 हो रहा, ठीक है। आप नहीं तो ऐसे अगर नहीं समझ तो आप ऐसे देखिए, tan 60 का वैल्यू tan √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan tan क्या हो गया, कट गया, यानी कि a प्लस बी बराबर 60। यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये तो बोलेंगे सर ये तो tan 30 के बराबर है, तो tan tan यहाँ से भी खलास कर दो, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, वही काटा पीटे करो, तो a बराबर कितना जगह 90, और कितना जगह 45 ना 90, a का वैल्यू कितना 45, एक ही ऑप्शन में दिख रहा। अब a का वैल्यू जब 45 आ गया तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ से निकालेंगे पहले से, तो a का वैल्यू आ गया हमारा 45 प्लस b बराबर 60 था ना, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 में से 45 घटा दीजिए, यानी कि 15 आ जाएगा आंसर भी है। देखिए सवाल कितना मजेदार का सवाल आ गया, ये वही सवाल आ गया जो आगे बनाए थे हम लोग। सैन 3/4 है, मतलब कितना हो गया, इस सवाल बना चुके, इस सवाल पहले बना चुके भाई। 3/4, 3 क्या है लंब है, 3 लंब है, 4 क्या है कर्ण है, आधार कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 9 16 में से 9 घटा कितना बचेगा, 9 7 16 है ना 7, तो आंसर देखो ये वाला आने वाला है, 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कितने वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा त्रिज्या के साथ कितनी डिग्री कोण बनाती है, किसी वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर जाएगी। अब जो बिंदु जाएगी तो उससे जो होकर जाने वाली त्रिज्या, जो यहाँ पे से होकर जो त्रिज्या जा रही है, इस त्रिज्या कितना डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। सवाल ऐसे सवाल आएगा, देखिए फिर से वही सवाल रिपीट, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा वही हो गया। चलिए तो सवाल याद रखें, अब देखिए हम पढ़ते आगे, वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ओ नहीं वही सवाल हम घुमा दिए हैं, 84 था ना, फिर 83 84 हो गया, अच्छा ये सवाल तो हो गया हमारा 90 डिग्री। चलिए किसी वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है, किसी वृत्त के परिधि पर का कोण केंद्र का कोण का कितना होता है ये बताइए, किसी वृत्त के परिधि पर का कोण, मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला कोण, ऐसे जो पड़े हैं ये देखिए ऐसे, ये सवाल है ये, ठीक है। तो आपको पढ़े किसी वृत्त के परिधि का कोण, परिधि का कोण, इस केंद्र का कोण कितना होता है, अगर ये हमारा दिया 120 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब कि आधा। देख रहे सवाल कैसे घुमा के बोला जा रहा, किसी वृत्त के परिधि पर का कोण, तो परिधि पे कोण बन रहा, और केंद्र का कोण का कितना होता है, आधा होता है। सवाल बनाने के लिए आता है एग्जाम में। चलो ये देखो ए बी 6, ए से इतना, बी से इतना, तो ये जब भी बनेगा तो पाइथागोरस नियम बनेगा, ये इसको जब बनाओगे तो आ जाएगा 144, और इसका स्क्वायर, और सॉरी हाँ सॉरी 20 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, ठीक है, और इन दोनों को करोगे तो जोड़ के आ जाएगा 144, यानी कि पाइथागोरस नियम बनने वाला है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, अब देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे,
वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। चतुर्थांश 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चतुर्थांश किसको बोलता है? ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या है? चतुर्थांश। ये चाप है, ये क्या है? चाप है। अब जब ऐसे चाप है तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले जो चाप है ना, चाप, चाप का क्षेत्रफल, चाप का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। चाप को एल से डिनोट करते हैं, किससे? एल से। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, है ना? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये अभी हमारा ये निकला, अभी हमारा एल निकला। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि जो बनता है ये, है ना, ये चतुर्थांश। तो अभी हम ये निकालें सिर्फ ये वाला। अभी ये एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2 आर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 2 गुना 7 का करेंगे, तो 7 7 कट गया यहाँ पे। चलिए अब देखो थीटा तो कितना 90 डिग्री है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा चतुर्थांश 90 डिग्री, तो 9 चौक 36 डायरेक्ट काटते हैं, 90 चौक 60। और क्या करेंगे? देखो 2 दूना 4, फिर काटेंगे 11 दूना 22, कितना गया? 11 आ गया, प्लस 7 दूना 14 आ गया, कितना गया? 4 1 5 यानी कि 25। और आ गया आंसर कितना? 87 का आंसर ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, परिधि का अनुपात दे दिया है, अब बोलते त्रिज्या का अनुपात। तो याद रखिए जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या के भी अनुपात होगा, और जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का भी अनुपात होगा। ठीक है, एक शंकु का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है। एक शंकु का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या बराबर है? उसकी आयतन और उसकी त्रिज्या के गोले के आयतन में क्या अनुपात है ना? यानी कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसकी आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन मतलब गोले का भी त्रिज्या वही है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है? तो गोला है ना, गोला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 3 दिन कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। देखो अभी बोला गया था कि त्रिज्या का आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्या है? बराबर है, यानी कि जो यहाँ पे बच रहा आर स्क्वायर और जो एच है उसको हम आर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि बराबर है। तो 4r क्यूब, तो 3 आर यहाँ, 3 आर यहाँ से खत्म। तो ये बचा हमारा क्या? 1, और इधर क्या बचा? 4। 1 और 4, क्या आंसर हो गया? 1 और 4। आंसर क्या हो गया? 89 का आंसर हो गया ऑप्शन 4 हो गया, 1 और 4, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1 और 4 क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था अभी, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेट देखो पाई का मान दिया हुआ है, तो हम पाई का वैल्यू नहीं बैठेंगे। पाई हो गया, आर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 दिया, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 4 12 13 14 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समान ऊंचाई वाले सम्मेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। ऊंचाई क्या है? समान है ना? और दो दो है, समान ऊंचाई वाले सम्मेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। समान ऊंचाई वाले, तो दो दो पीस है, तो दोनों सेम है। समान ऊंचाई वाले बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जब दोनों सेम है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये भी सवाल मेरे ख्याल से मुझे गलत लगा। क्या लगता है आपको? देखो सवाल क्या हो रहा कि समान ऊंचाई वाले समबेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो समान, दोनों बेलन समान ही है जब, तो जब दोनों का जब निकालोगे त्रिज्या का अनुपात निकालोगे, क्या है? ऊंचाई वाले दोनों का अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा लो चाहे त्रिज्या का फॉर्मूला बैठा लो, आर का वैल्यू तो नहीं है और एच का वैल्यू, मतलब 1:1 होना चाहिए फिर, है ना? अगर सवाल ऐसे दे रहा तो वह क्या होना चाहिए? 1:1 आंसर आएगा। क्या आएगा? अगर सवाल आपको सटीक, अगर सवाल सही मानते तो आंसर हमारा 1:1 होगा। ठीक है, नहीं तो फिर सवाल में कुछ और होना चाहिए कि अगर ऊंचाई का अनुपात कुछ और देता तो त्रिज्या का अनुपात निकलता, या तो कुछ और देता। देखिए बहुलक, ये फॉर्मूला तो अभी बनाए सवाल को, है ना? पहले शुरू में था ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो पहले अरेंज कर, देखो ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना? आरोही कायम करते हैं। ये 3 नंबर पे है, 4 5 6 7, अरेंज हो गया। हमको माध्यिका कैसे निकालना है? शुरू से हटाएंगे, तो ये शुरू से, अच्छा ये तो हमको लिखना पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे? देखो 3 पीस इधर गायब, 3 पीस इधर गायब, बचा क्या? बीच वाला। जो बीच वाला बचता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। 94 को क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। क्या निकालना? माध्यिका। यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पीस इधर से गैप करेंगे, 2 पीस, क्योंकि बीच में हमको रखना है। 4 3 7, 7 को करो 2 से डिवाइड, 3.5 कितना देगा? 3.5। लास्ट सवाल बच रहा, पहली 6 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका इनमें से कौन है? पहली 6 अभाज्य संख्या कौन कौन? 6 अभाज्य संख्या पहली है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 9 नहीं होगा, 11 होगा। 6 अभाज्य, कितना? 5 हुआ ना, 13 है। माध्यिका,
तो 2 पीस इधर से गायब करो और 2 पीस इधर से, 7 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6। कितना आसान से बन गया, 95 का आंसर ऑप्शन बी। किसी बंटन की माध्यिका इनमें से कौन सी है माध्यिका? अब देखो जो सवाल बनाए थे हम लोग, याद है फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या बताया था हमें? तो अब बहुलक हमेशा एक ही होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्या अब माध्यिका ही निकालने बोला, तो 2 माध्य को इधर ही चलाइए, है ना? तो बारंबारता, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 2 माध्य कितना है, 2 माध्य यहाँ पे है, हाँ जी। तो 2 माध्य कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बारंबारता बराबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आके क्या होगा, 2 माध्य। देखिए माँ लिखे तो समझ माध्य हो गया, माँ अब माँ का माँ लिखे तो माध्यिका समझिएगा, ठीक है, 3 माध्य। अब क्या करेंगे कि 3 जो इधर आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो देखिए बहुलक प्लस 2 माध्य बाई 3 प्लस में, है ना? आंसर क्या होगा, 96 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए, गुलाम बेगम बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं, लीजिए। तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। यानी कि इसमें जो है ना तस्वीर बना होता है, तस्वीर वाला पत्ता। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जितना प्रयोग होगा और सभी को जोड़ दीजिएगा ना, तो क्या होगा 1/2। जैसे हेड और टेल है, हेड है और टेल है, छोटा सा मिसाल लेते हैं। तो हेड निकालने पर आएगा क्या होगा 1/2, और टेल आने पर आएगा 1/2। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। 2 सिक्कों को उछालने के बाद एक उछाला जाता है, 2 सिक्कों को 2 सिक्कों को एक के बाद एक, मतलब 2 सिक्का एक उछाले फिर उछाले। इसकी क्या प्रयता है कि कम से कम एक हेड हो, है ना, यानी कि चित हो। तो सबसे पहले जाने कि 2 सिक्का अगर उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है। कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड मतलब अधिक से अधिक जितना भी हो जाए। तो देखो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की क्या प्रयत्न है, 2 सिक्कों उछाले यही वाला समझ लो, 2 पट। देखो चित, हेड मतलब चित्त, है ना, और टेल मतलब पट। 2 पट, तो 2 पट तो एक ही बार आ रहा ना, 2 पट तो एक ही बार आ रहा, यानी कि 1/4। तो यहाँ पे आपका 100 सवाल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इतने में से आपको बहुत क्वेश्चन टैली करेगा और पैटर्न होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वही सवाल आ जाए, पैटर्न वही रहेगा, इसलिए पैटर्न पे बनाने पे ध्यान करेंगे, ठीक है। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि दूसरा का भी भला हो जाए, ठीक है। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, डैट्स ऑल। कैसी लगी मुझे आपकी वीडियो नीचे कमेंट, मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करें। ओके डैट्स ऑल, बाय।